नमस्कार। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। अ, आप तो जानती हैं कि मैं जो नए मेंबर्स अभी बोर्ड में आए हैं या फिर कुछ पुराने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं और हमारे जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए मैं कुछ सीरीज चला रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि वो जान सके कि वो किस तरह से बैंक को चलाना चाहेंगे। तो हमने बोर्ड पावर के बारे में भी बात की है और राइट्स ऑफ द बोर्ड, रोल ऑफ द बोर्ड, इसके बारे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें दो चीज़ों के बारे में कंपैरेटिवली आपके सामने एनालिसिस रखने वाला हूँ। उसमें से एक है कि बोर्ड की पावर्स क्या है और सीईओ की पावर्स क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हालांकि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी है लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होता है एक्सेप्ट रिकमेंडेटरी पावर्स को छोड़ के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पास वैसे अधिकार नहीं होते हैं। तो ये दो ही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिनके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे, कि बोर्ड की पावर्स क्या है और सीईओ की पावर्स क्या है। उसमें अगर हम लोग क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रखेंगे या फिर हम लोग उनमें डिफरेंस क्या है ये अगर अच्छी तरह से जान लेंगे तो मेरा ये मानना है कि वी विल हैव मोर क्लैरिटी एंड वी कैन अवॉइड द क्लैशेस विच में एट टाइम्स ऑकर और विच कुड बी ऑकरिंग। तो हम लोग सबसे पहले कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन में जाएंगे कि भाई इसमें बोर्ड की पावर्स और सीईओ की पावर्स में क्या अंतर हो सकता है। तो शुरुआत जब आती है तो हमें इन दोनों के रोल समझने पड़ेंगे। सीईओ का रोल क्या है और बोर्ड का रोल क्या है। तो सीईओ का रोल तो आप जानते ही हैं। सीईओ का रोल जो है वो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली वैसे आता नहीं है। तो एक्चुअली बोर्ड का जो रोल होता है वो पॉलिसी मेकिंग एंड ओवरसाइट बॉडी जिसको हम कहते हैं ना, कि पूरी देखभाल जो बैंक की होती है वो बोर्ड करता है। सीईओ का रोल लिमिटेड है। क्या लिमिटेड है? ही इज द इम्प्लीमेंटेशन हेड, एग्जीक्यूशन हेड। बोर्ड के जो भी डिसीजन होंगे उनको अमल में लाना उसी तरीके से जिस तरीके से बोर्ड सोच रहा है। बोर्ड की पावर्स में क्या होता है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है। तो जो डिसीजन मेकिंग होता है पूरा बोर्ड बैठ के वो डिसीजन लेगा। और सीईओ को क्या करना पड़ेगा? सीईओ को इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो डिसीजन एग्जीक्यूट होते हैं या नहीं होते हैं उसकी देखभाल करना और वो सब डिसीजंस इंप्लीमेंट करना। सो सीईओ इज एन इम्प्लीमेंटेशन हेड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी। बोर्ड हैज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ है? बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी है मेंबर्स की तरफ, रिजर्व बैंक की तरफ, रजिस्ट्रार की तरफ। रजिस्ट्रार का ऑफ कोर्स लिमिटेड रोल है कि वो इलेक्शन के लिए ही सीमित होता है। और सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ होती है? वो बोर्ड की तरफ होती है। सीईओ इज रिस्पॉन्सिबल टू द बोर्ड। Now with the changes in the BR Act, CEO is also directly responsible to the Reserve Bank of India. मान के चलो कि बोर्ड कोई गलत डिसीजन ले रहा है या बोर्ड रिजर्व बैंक के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो सीईओ कैन डायरेक्टली राइट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और उसके बाद में रिजर्व बैंक के पास आजकल पूरे पावर्स है कि वो किसी तरह से भी बोर्ड के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। बोर्ड का फोकस क्या होना चाहिए? बोर्ड का फोकस होना चाहिए स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, कंट्रोल, ओवरसाइट। ये शब्द जो है ये बोर्ड के लिए अप्लाई होते हैं। सीईओ को क्या देखना पड़ता है? सीईओ को ये देखना पड़ता है कि जो भी डिसीजंस होते हैं उनको अमल में लाना, उनको इम्प्लीमेंट करना। तो उसके पास एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस, ये पूरा इलाका जो है ये सीईओ का हो जाता है। बोर्ड को पावर्स आते हैं, आप जानती हैं कि बीआर एक्ट, रिजर्व बैंक के डायरेक्शंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इन सब से बोर्ड को पावर्स आते हैं। और अपने अपने बैंक के बायलॉज होते हैं, वो बायलॉज के हिसाब से भी बोर्ड को पावर्स आते हैं। हालांकि बायलॉज में सीईओ के पावर्स भी डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन सीईओ को अथॉरिटी कहाँ से आती है? एक तो बायलॉज और दूसरा जो आप अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हो वो अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ अथॉरिटी बोर्ड डिसाइड करके दे सकती है। मैं डेलीगेशन की नहीं बात कर रहा हूँ।
तो फंडामेंटल डिफरेंस बोर्ड की पावर्स और सीईओ की पावर्स में क्या है? बोर्ड डिसाइड करता है व्हाट एंड व्हाई, ये क्यों करना है और ये क्या करना है, व्हाट एंड व्हाई। सीईओ क्या करता है? सीईओ हाउ एंड व्हेन। डिसीजन जब होता है उसको इम्प्लीमेंट कब करना है, इमीडिएट करना है, 2 दिन के बाद करना है, 8 दिन के बाद करना है, हाउ एंड व्हेन। सो ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड डिसाइड करता है व्हाट एंड व्हाई, सीईओ डिसाइड करता है हाउ एंड व्हेन। फंक्शनल डिफरेंस क्या होता है इसमें कि बोर्ड का जो रोल होता है, बोर्ड बेसिकली बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर्म करता है, लॉन्ग टर्म विजन फॉर्म करता है, ग्रोथ प्लान्स अप्रूव करता है। सीईओ क्या करता है? ये जो जितने भी प्लान्स बोर्ड बनाता है उनको इम्प्लीमेंट करता है और उसके प्रोग्रेस जो है, उसका जो प्रोग्रेस है वो टाइम टू टाइम बोर्ड को रिपोर्ट करता है। सभी पॉलिसीज बोर्ड को मंजूर करनी पड़ती है। तैयार कौन करता है? सीईओ करता है। सीईओ यानी उसकी जो भी टीम है वो तैयार करती है, तो उसकी जिम्मेवारी है पॉलिसी तैयार करना, बोर्ड में प्रेजेंट करना, बोर्ड से अप्रूवल लेना और उसके बाद में वो पॉलिसी में अमल करना, इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। रिस्क एपेटाइट जो होता है वो बोर्ड को डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन वेरियस लेवल्स ऑफ रिस्क, दे हैव टू डिफाइन टॉलरेंस लेवल प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। सीईओ का रोल सिंपल होता है कि वो विद इन द डिफाइंड रिस्क लिमिट से काम करे, उसके बियॉन्ड ना जाए। क्रेडिट के बारे में भी ऐसे ही होता है। क्रेडिट पॉलिसी बोर्ड फाइनल करती है, पीरियोडिक रिव्यू बोर्ड लेता है। सैंक्शंस बियॉन्ड डेलीगेटेड अथॉरिटी अगर है तो बोर्ड रेटिफाई करता है। डेलीगेशन बोर्ड देता है। बोर्ड डेलीगेटेड लिमिट्स कभी भी रिव्यू कर सकता है, अल्टर कर सकता है। सीईओ का रोल यहाँ पे कम होता है, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंट वॉट एवर दैट इज सैंक्शन विद इन हिज डेलीगेटेड अथॉरिटी। वैसे ही एनपीए के बारे में भी है। एनपीए की स्ट्रैटेजी करना, किसी बोरर के खिलाफ कौन सा रिकवरी लीगल रूट अप्लाई करना है, राइट ऑफ क्या करना है, मंथली या क्वार्टरली मॉनिटरिंग करना, इसके सामने सीईओ का रोल क्या आता है? सीईओ का रोल डे टू डे मॉनिटरिंग का होता है। मैं जब भी यहाँ पे वर्ड सीईओ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका मतलब यह है सीईओ और उसकी पूरी टीम, जो उसके अंडर काम करने वाले जीएम है, डीजीएम है, वो सब इसको डे टू डे फंक्शनिंग या डे टू डे मॉनिटरिंग में काम करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बोर्ड का रोल क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करने पड़ते हैं, बजट अप्रूव बोर्ड को करना पड़ता है, कैपिटल एडिक्वेसी के लिए ओवरसाइट रखनी पड़ती है। जो रिजर्व बैंक ने दिया है ना कैलेंडर ऑफ रिव्यू, उसके बारे में बोर्ड को बहुत सीरियसली ध्यान देना जरूरी है, वो उनका काम है। सीईओ का रोल क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूरेट डेटा, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग, यहाँ तक ही सीईओ का रोल रहता है, यहाँ तक ही सीईओ की पावर लिमिटेड होती है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बोर्ड को हमेशा पूरे बैंक का परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहना बहुत ज़रूरी होता है और सीईओ का काम है ड्राइव द बिजनेस परफॉर्मेंस। जो टारगेट्स बोर्ड ने डिसाइड किए हैं उस दिशा में पूरी बैंक चल रही है या नहीं चल रही है, ये देखना सीईओ का काम होता है। रेगुलेशन के बारे में क्या होता है? बोर्ड का काम होता है कि पूरा ओवरसाइट एस्टैब्लिश करो, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरसाइट एस्टैब्लिश करो। सीईओ का काम होता है इंश्योर कंप्लायंस एंड इंश्योर अडियरेंस टू द रूल्स। जो भी नियम रिजर्व बैंक के हैं उनका पालन करें और वो पालन के लिए स्ट्रक्चर बनाने का जिम्मेवारी किसकी है या अधिकार किसका है? बोर्ड का है। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी बोर्ड रिव्यू करेगा, एक्शन करेगा और जो भी डायरेक्शन देगा वो सीईओ को इम्प्लीमेंट करना है। एचआर में भी क्या होता है? बोर्ड सीईओ का अपॉइंटमेंट करता है। सीईओ के अपॉइंटमेंट के बाद में की मैनेजमेंट पर्सनल भी बोर्ड अपॉइंट करता है। इंटरनल प्रमोशन के बारे में सीईओ का रोल रिकमेंडेटरी होता है, सब्जेक्ट टू प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स, ये इन सब का विचार करके प्रमोशन के लिए सीईओ रिकमेंड करता है and then board approves the internal promotions, whether it is for the top management or for the mid-size management, middle level management। वैसे ही एचआर की पॉलिसी के बारे में क्या होता है? स्टाफ डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं,
पॉलिसी तो बोर्ड को अप्रूव करनी है, वेजेस की हो या डिसिप्लिन की हो, कोई भी हो, या फिर स्टाफ के सर्विस रूल्स हो, अप्रूवल की का जो पावर्स है वो बोर्ड के पास है। सीईओ क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा, रिकमेंड करेगा। उसके अलावा सीईओ का रोल ज़्यादा होता नहीं है। डिसिप्लिन के मामले में भी सीईओ सिर्फ नोटिस इशू कर सकता है या शो कॉज इशू कर सकता है। उसके अलावा अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो सर्विस रूल्स और बायलॉज के हिसाब से तुम्हारी जो स्टाफ कमेटी होती है उसमें लेकर के बोर्ड में, अगर किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड करवाना है तो कई बार कई बैंकों में सीईओ को पावर दिए होते हैं, लेकिन अगर पावर दिए नहीं है तो वो जिम्मा भी बोर्ड के ऊपर आता है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में फ्रेमवर्क जो है वो बोर्ड को अप्रूव करना है और सीईओ को रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क में ही काम करना है। इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बोर्ड को इस्टेब्लिश करना है, वो एडिक्वेट है या नहीं है, आफ्टर सम टाइम एवरी टाइम उसे देखना है। सीईओ का रोल है मेंटेन करना है, वो जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है। और जैसे अगर फ्रॉड होता है, रिजर्व बैंक की कुछ गाइडलाइंस है उसमें, तो वो फ्रॉड का रिव्यू भी बोर्ड की एक स्पेशल कमेटी को लेना पड़ता है और सीईओ को एक्शन लेने पड़ते हैं, रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं। बैंकिंग ऑपरेशन के बारे में बोर्ड का रोल जीरो है। कोई भी बोर्ड का बंदा बैंकिंग ऑपरेशन में नहीं आ सकता है और सीईओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। ही इज द ओनली वन हु कैन एक्चुअली अंडरटेक बिजनेस एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशन साइड ऑफ द बैंकिंग। ब्रांच ऑपरेशन के बारे में वही है। ब्रांच एक्सपेंशन पॉलिसी बोर्ड डिसाइड कर सकती है, लेकिन एक्सपेंशन पॉलिसी या प्लेस ऑफ ओपनिंग ए न्यू ब्रांच कैन बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, बट देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द सीईओ। पूरा फंक्शनिंग जो है वो सीईओ के पास रहता है। कस्टमर सर्विसेज के बारे में बोर्ड ब्रॉड स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा। सीईओ का रोल होता है जो स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने डिसाइड किए हैं उनको डिलीवर करना। उसकी पावर्स डिलीवरेबल्स की तरह आती है। डेलीगेशन के बारे में भी बोर्ड लिमिट्स डिसाइड करता है और सीईओ या उनके हाथ के नीचे जो बंदे हैं उनको वो विद इन डेलीगेटेड अथॉरिटी सब इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। कमिटी जो होती है, कमिटीज अलग अलग तरह की कमिटीज होती है, वो बोर्ड को डिसाइड करना है कि कितनी कमिटी होनी चाहिए। हालांकि देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ कमिटीज़, और कई बार हमने देखा है कि बोर्ड की कमिटीज जो है वो कमिटी का जो फंक्शन होता है, उसका जो फंक्शनिंग होता है उसके बारे में भी आपको सोचना है। बोर्ड ने कमिटी कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ जाके कमिटी का मीटिंग लगाओ। कई बैंकों में ऐसा हमने देखा है कि ये मेंबर्स ऑफ द बोर्ड जो होते हैं वो उनका अलाउंस बढ़ने के लिए हर 2 दिन के बाद, हर दिन में, महीने के दिन 30 और महीने की मीटिंग 40, ये जो चीज़ें होती हैं वो दिखाती हैं या तो आपका कंट्रोल वीक है या फिर आपके इंटेंशन सही नहीं है। ये मैं बोर्ड के लिए कह रहा हूँ। बोर्ड को ये सोचना है। और सबसे अहम बात, कभी भी बोर्ड मीटिंग जो आप लेते हैं, आपके पास पावर से आप रात को 12 बजे भी मीटिंग ले सकते हो, लेकिन क्या ये सही है? यानी बोर्ड मीटिंग दिन भर चल रही है, मतलब यही है कि हम लोग उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सब कमेटी में से आए हुए जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। वजह यह है कि सब कमेटी में वो सब्जेक्ट पूरा डिस्कस हुआ है, फिर भी हम बार बार, जो सब कमेटी का मेंबर है वही वहाँ पे 10 नए सवाल खड़े करेगा। ये बोर्ड का रोल नहीं है। मेंबर्स को ये समझना चाहिए। कमिटीज और उनके फंक्शनिंग के बारे में बहुत कुछ करना ज़रूरी है। सीईओ का रोल उसमें क्या आता है? वो पार्टिसिपेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उसके अलावा सीईओ का रोल होता नहीं है। बोर्ड रिसीव्स द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द सीईओ, सो सीईओ हैज़ टू सबमिट द रिपोर्ट। उसके अलावा सीईओ के पास रोल नहीं होता है। ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना, वो हम सब लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बोर्ड शुड नॉट इंटरफेयर इनटू डे टू डे ऑपरेशंस एंड सीईओ शुड नॉट टेक पॉलिसी डिसीजंस। क्लियर कट डेलीगेशन मैट्रिक्स आपके बैंक में होना ज़रूरी है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी होना गलत है। कंसंट्रेशन ऑफ एक ही बंदे को पावर से, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि ये गलत प्रैक्टिस है, ये गलत धारणा है। कई बार हमने ये देखा है बैंकों में कि ये जो जो दोनों के पावर, जो जिसके बारे में मैंने मोटा मोटा डिफरेंस आपको बताया, आपके बायलॉज में भी है और रिजर्व बैंक की कई गाइडलाइंस भी है उसमें। उसमें हमने ये देखा है कि दोनों सीईओ एज एन इंस्टीट्यूशन एंड बोर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ये ओवरलैप करते हैं, अपने आप को समझने के बावजूद ओवररीच करते हैं। ओवररीच करते हैं मतलब क्या है कि बोर्ड का बंदा अगर सीईओ का काम करने लगेगा तो कैसे चलेगा, वो चलने वाला नहीं है। बोर्ड का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन लोन सैंक्शंस, स्टाफ मैटर्स में इंटरफेयर करना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेके आना गलत है। रिजर्व बैंक ये नहीं चाहती हैं। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में 28 नवंबर 2025 को जो गाइडलाइंस आई है उसको पढ़ो, बोर्ड को उसको पूरा पढ़ना चाहिए। सीईओ ओवररीच क्या करता है, बोर्ड समझो वीक है, बोर्ड में अगर समझने वाले लोग कम है तो वो सीईओ कई बार उसको जो डेलीगेटेड पावर दिए गए हैं उसके बियॉन्ड वो सैंक्शन करता है। 50 लाख की पावर है, 1 करोड़ का लोन सैंक्शन कर देगा। ये ध्यान बोर्ड को रखना है। नोबडी इज अलाउड टू ओवररीच, नाइदर बोर्ड मेंबर नॉर सीईओ। बोर्ड ने दिए गए निर्देशों का पालन न करना, ये भी कई सीईओ करते हैं। और रिपोर्टिंग के मामले में कई बार सीईओ ढंग से रिपोर्ट ही नहीं करते। सीईओ का ये बड़ा दोष हो जाता है। और वो डिफेंस क्या लेता है, कई बार लैक ऑफ क्लैरिटी, अनडिफाइंड डेलीगेशन मैट्रिक्स होगा तो ये आपके बैंक के लिए अच्छा नहीं है। सीईओ की जिम्मेवारी है कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, एमआईएस बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। रिजर्व बैंक क्या चाहता है, रिजर्व बैंक ये चाहता है कि आपका बोर्ड प्रोफेशनली काम करे, आपका बोर्ड इंडिपेंडेंट रहे, गवर्नेंस और मैनेजमेंट के बारे में एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। डेलीगेशन ऑफ पावर डॉक्यूमेंटेड होना ज़रूरी है। डेलीगेशन ऑफ पावर टू द कमिटी शुड ऑल्सो बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसमें, बोर्ड को फोकस करना चाहिए सिर्फ पॉलिसी, रिस्क एंड ओवरसाइट। रिजर्व बैंक जब लिखती है ना कि आपका बोर्ड का ओवरसाइट ढंग से नहीं है, बोर्ड का ध्यान नहीं है, तो इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। माइक्रो मैनेजमेंट बोर्ड को छोड़ना चाहिए, वो सीईओ पे छोड़ देना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज़ों में बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट अपेक्षित नहीं है, अपेक्षित ही नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू एज अ बोर्ड मेट, यू आर नॉट सपोज टू गेट इन्वॉल्व। कमिटी का सिस्टम स्ट्रांग करो, कमिटी को ज़्यादा पावर्स दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीईओ क्या करता है, सीईओ को क्या करना चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग लाना चाहिए। उसका जो रिपोर्टिंग है वो डेटा बेस्ड होना चाहिए। उसका एक प्रिंसिपल होना चाहिए, सीईओ के पास एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए कि वो जो पॉलिसीज बोर्ड ने दी गई है उसके बियॉन्ड न जाए, ऑपरेशनल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बैंक को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मैनुअल ही रखना चाहिए। बैंक में हायरार्की प्रॉपरली डिफाइन करना ये सीईओ का भी काम है और बोर्ड का भी काम है। ऑडिट ट्रेल ऑफ डिसीजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्टिवनेस, बैंक का इफेक्टिवनेस कब आता है, जब बोर्ड 3 चीज़ों पे फोकस करता है। किस पे, डायरेक्शन, गवर्नेंस एंड कंट्रोल। और सीईओ जब फोकस करता है एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब ये है, ये तीन चीज़ें सीईओ के लिए और 3 चीज़ें बोर्ड के लिए अगर हम करते हैं, देन यू हैव बेटर कंप्लायंस, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता हूँ। आज का वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाया था कि कई नए मेंबर्स आजकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आए हैं और पुराने मेंबर्स के लिए जो वो गलतियां करते हैं वो ना करे, उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आपको अगर मेरा चैनल या मेरे विचार पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरे सब बोर्ड मेंबर्स को ये दीजिएगा। लेट देम वॉच कलेक्टिवली, इंडिविजुअली। यूट्यूब में तो कोई भी बंदा अपने मोबाइल पर बैठ के देख सकता है। सीईओ को भी ये ध्यान में रखना है, बैंक अच्छी जब चलती है तब ट्रांसपेरेंसी होती है। इंटरनल फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी इज अ की। ये जो बैंक फॉलो करती है वो बैंक
अच्छी होती है, वो FSW में भी जल्दी आती है और टिकी रहती है, वो शेड्यूल भी बन जाती है, साइज़ भी बढ़ जाता है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।